जो स्थिर रहे कभी भी अपने स्थान को परिवर्तन न करे, परंतु उस ध्रुव में भी परिवर्तन होता है। मैं पुराणों का संदर्भ दे रहा था। जब आप किसी एक पुराण में पढ़ेंगे वहाँ पर जो आकाशीय स्थिति होगी वो कुछ और बताई जा रही होगी, दूसरे पुराण में कुछ और बताई जा रही है। ये क्या है? क्योंकि पुराण भले एक ही काल समय में लिखे गए हों, परंतु वे घटनाएं अलग अलग कालखंड की बता रहे हैं, अलग अलग युगों की बता रहे हैं। जैसे हमारे पास आज जो इतिहास मिलता है, यानी पुराणों का जो इतिहास मिलता है, उसमें सबसे अधिक चर्चा त्रेता की है और द्वापर की है। सतयुग की चर्चा बहुत कम है। एक दूसरा, पुराणों में कालखंड के अनुसार चर्चा नहीं है, वहाँ घटनाओं के अनुसार चर्चा है। मतलब एक क्रम में चर्चा नहीं है कि सतयुग प्रारंभ हुआ, सतयुग के प्रथम 10 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 1000 वर्षों में ऐसा हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। चर्चा जिधर चल रही है, यानी पूछने वाला श्रोता जैसे प्रश्न कर रहा है, वक्ता कथा कहने वाला कथा को उस दिशा में ले जा रहा है। तो आप सभी पुराणों को पढ़िए, सभी पुराणों में आपको त्रेता की अधिक चर्चा मिलेगी, द्वापर की अधिक चर्चा मिलेगी, परंतु सतयुग के इतिहास की चर्चा कम मिलती है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो बहुत बड़ा हुआ जिसके अभी अवशेष मिलते हैं? डायनासोर। आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि डायनासोर के समय में धरती में कोई मनुष्य नहीं थे, केवल इन्हीं का साम्राज्य था। और इनके जो अवशेष मिलते हैं, उन अवशेषों से डीएनए से जो मालूम करते हैं, वो मालूम करता है कि लाखों वर्ष पहले इनकी भूमंडल में स्थिति थी, गति थी, निवास था। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आपके पुराणों में इनकी चर्चा क्यों नहीं है, यदि आप सतयुग त्रेता व्यवस्था को मानते हैं। जैसे कलयुग कितने वर्षों का होता है? कलयुग का प्रमाण कितने वर्षों का है? 4,32,000। उसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो द्वापर का मान आ जाएगा। ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। यदि 4,32,000 में 2 का गुणा करेंगे, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है। फिर 4,32,000 में 3 का गुणा करेंगे तो द्वापर त्रेता आ जाएगा। उसमें 4 का गुणा करेंगे तो सतयुग आ जाएगा। तो लगभग करोड़ों वर्ष पहले इनका अस्तित्व माना जाता है कि एक करोड़ वर्ष पहले थे और लाखों वर्षों तक राज्य किया इन्होंने, डायनासोर इत्यादि। और हम ये अपने संकल्प में बोलते हैं, ये कौन सा कलयुग है? 28वां कलयुग है। अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे। हमें संकल्प क्यों पढ़ाया जाता है? संकल्प जो होता है मुख्य, इसमें कर्मकांड के बच्चे बैठे हैं, कितने लोग हैं? आपके काम की बात है। हम संकल्प पढ़ते हैं। संकल्प में मुख्य 3 चीजें होती हैं। एक देश यानी स्थान, हम स्थान सुनिश्चित करते हैं, अमुक स्थान पर हम कुछ करने जा रहे हैं। दूसरा काल, किस समय में करने जा रहे हैं। और तीसरा क्रिया, हम क्या करने जा रहे हैं। चौथा कारक हो सकता है इसके लिए करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। पर मुख्य 3 चीजें हैं जो संकल्प में फिक्स है कि हम किस काल में, किस कालावधि में। इसीलिए आप प्रारंभ करते हैं अपने संकल्प को, जिसमें ब्रह्मा की आयु बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु आधी बीत चुकी है। उसके बाद दोपहर का समय चल रहा है और दिन का समय चल रहा है। दिन में भी दूसरा प्रहर चल रहा है, द्वितीय प्रारार्ध बोलते हैं ना। श्री श्वेत वाराह कल्पे, फिर आप कल्प की चर्चा करते हैं, उससे कम यूनिट है। फिर वैवस्वत मनवंतर है, उससे कम यूनिट है। फिर उसके बाद अष्टाविंशतमे युगे कलयुगे, फिर आप उससे कम यूनिट में आते हैं। फिर कलयुग का भी चरण है। अब हम बृहद संकल्प में जब बोलते हैं
तो वहाँ कलयुग के बीते हुए वर्षों की भी चर्चा करते हैं। ये सब कालखंड है। फिर हम स्थान की चर्चा करते हैं कि अमुक स्थान पर हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें भी भेद है। सामान्य